45 दिनों तक चले 2025 के महाकुंभ में करीब 66 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में अपना पैर रखा था। 4000 हेक्टेयर या कहें कि 5500 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा जगह में फैले महाकुंभ को साफ सुथरा रखना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पूरे महाकुंभ के दौरान 30,000 टन से भी ज्यादा कचरा इकट्ठा हुआ था और ये कचरा सवारी से भरे हुए करीब 22,000 वैगन आर कार के वजन के बराबर है। और इस चैलेंज से निपटने के लिए सरकार ने करीब 1.5 लाख टेम्पररी टॉयलेट बनवाया और 15,000 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारियों को काम पर रखा था। और बाकायदा इन सफाई कर्मचारियों को थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए सरकार ने 2 कागजी नाम भी दिया था, स्वच्छता मित्र और गंगा सेवा दूत। तो वो आपको तनख्वाह के अलावा भी कुछ सुविधा देते हैं? तनख्वाह के अलावा कोई सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। कोई अलग से मेडिकल खर्चा कुछ कहते हैं सब कुछ लेकिन मिलता कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आपको कभी जैसा ऐसा हुआ है कि बीमारी, क्योंकि आप लोग जो काम करते हैं उसमें बहुत तरह की बीमारियां बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, बाकी कुछ हुआ ऐसा कुछ होता नहीं। एक गोली टैबलेट बीमारी का पैसा तो मिलता देते हैं, परमानेंट वाले हैं उन्हीं को परमानेंट मिलता वाले को देते हैं। डेली एक गोली? हाँ, महीना में हाँ। एक पत्ता दे दी, 3 गोली बस। उसके बाद पर्चा बना के रख कैंप लगता है तब मिलता है, क्या होता है कहीं कैंप लगता है दवा का। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेंद्र राजेंद्र जी। तो आपको जब कह रहे हैं कि जब कभी कैंप लगता है तब आपको दवाई मिलती है, वैसे नहीं मिलती नहीं है मिलती कभी, है ना? है। सरकार की तरफ से कभी नहीं नहीं, मिलता है। तो ये क्योंकि आप आउटसोर्स वाले हैं, तो आप बताइए राजकुमार जी कि आपको मेडिकल के नाम पे कुछ नहीं मिलता है? अभी तक तो मेडिकल नाम से कुछ नहीं मिला। कभी ऐसा हुआ है कि आपको बीमार किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ हो या परिवार में और आपने क्लेम किया ऊपर हो? वाले की दया से अभी तक कोई परेशानी भी हमको नहीं आई है, जी। झूठ वाली बात नहीं है। हाँ, अभी तक कोई परेशानी नहीं है जब से हम इसमें ज्वाइन हुए हैं। लेकिन और जो लोग कभी आपके बारे में इस बारे में आपको जानकारी है कि और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं कभी उनको दिक्कत हुई और उन्होंने मांगा और उसको पैसा मिला है कि नहीं? हमारी जानकारी में किसी को नहीं है। किसी को नहीं मिला है? हमारी जानकारी में किसी को नहीं है। नहीं मिला है। उन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनको नहीं मिला पैसा? अभी भाई हमारी जानकारी में जो हाँ, है, आप ही की जानकारी में पूछ रहे हैं, पूरा जानकारी तो बाकी आपको नहीं। भाई हम से मान लीजिए बहुत है, यहाँ से गाड़ी निकाले, जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ की जानकारी होगी हमको, जहाँ खाली करते हैं बिल्कुल वहाँ बिल्कुल उतने ही लोगों की बस जानकारी 10-20 लोगों की जानकारी अरे होगी। अभी यही कुंभ मेला में 3 महीने में हम लोग काम किया जी। है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो आप- लेकिन क्या उस खाली छुट्टी में एडजस्ट कर देते हैं। आप परमानेंट हैं या Permanent हैं। आप परमानेंट हैं? हाँ, तब भी आपके साथ ये हाल है? हाँ, जो 3 महीना कुंभ मेला में काम किया है हम लोग, जी। छुट्टी के दिन हाँ। उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन क्या छुट्टी दे दिया जाता है, उसके बदले दूसरी छुट्टी दे दी जाती छुट्टी है? दे दिया जाता है। अच्छा, मतलब उसका कोई पैसे के हिसाब से कोई फायदा कोई नहीं? बेनिफिट नहीं। अच्छा, आपको रहने के लिए क्वार्टर दिया गया है? नहीं, कोई हम क्वार्टर लोग नहीं? प्राइवेट में रहते हैं। कचरे को हटाने और इसे प्रोसेस करके बायोसॉइल और दूसरी चीजों में बदलने के लिए सरकार ने करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया था। कचरे को महाकुंभ वाले जगह से हटा के इसे डंपिंग वाले जगह तक ले जाने की प्रक्रिया तो ठीक ठाक थी, मगर जिस जगह डंप किया गया था उस जगह उसकी प्रोसेसिंग ठीक से हुई थी या प्रशासन ने सिर्फ मीडिया मैनेज किया था, ये एक सवाल था। मजे की बात यह है कि इस सवाल को बीबीसी पहले से भांप गई थी और उसने इसके जवाब के लिए एक छोटी मगर बहुत गहरी वीडियो रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में जो सामने आया उससे प्रयागराज प्रशासन का झूठ पर्दे फाड़ कर झांकने लग गया। रिपोर्ट में बीबीसी ने 2 अलग अलग कचड़े में जीपीएस ट्रैकर रख दिया था जिससे यह पता लग जाए कि आखिर ये कूड़ा जा कहां रहा है, और अंत में बीबीसी ने पाया कि जीपीएस ट्रैकर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा मगर कभी नष्ट नहीं हुआ, जबकि अगर कचरा प्रोसेस होने के लिए जाता तो जीपीएस ट्रैकर टूट फूट के खत्म हो जाता। और इससे यह साबित हो गया कि जिस कचरे को प्रयागराज नगर निगम वैज्ञानिक तरीके से खत्म करने का दावा कर रहा है, दरअसल वो कचरा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था और प्रशासन लोगों की आंखों में धूल झोंकने में लगा हुआ था। और ये गड़बड़ी सिर्फ बीबीसी ने नहीं पकड़ी, बल्कि 20 जनवरी 2025 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी प्रयागराज नगर निगम की खिंचाई करते हुए और आश्चर्य होते हुए पूछा था कि जो 14 लाख टन कचरे का पहाड़ वर्षों से अपनी जगह पर बना हुआ था वो अचानक कहां गायब हो गया। एनजीटी की बेंच ने यह साफ पूछा कि अगर इतना कचरा 6 महीने में खत्म किया जा सकता है तो फिर यही तकनीक दिल्ली में क्यों नहीं इस्तेमाल होती है। मेरे कोशिश के बाद भी कहीं से ये जानकारी नहीं मिल पाई कि बसवार के प्रोसेसिंग प्लांट की हर दिन कचरा साफ करने की कैपेसिटी कितनी है, मगर प्रयागराज में हर रोज 600 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा होता है और इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी कैपेसिटी 600 मीट्रिक टन तो कतई भी नहीं होगी।
जब मैं बसवार गांव के डंपिंग साइट के आसपास नगर निगम के दावे की जांच के लिए शूटिंग कर रहा था, तब चौंकाने वाला सच सामने आया। जो कचरा प्रोसेस करके बसवार के खेतों में बायो सॉइल कहकर दिया जा रहा है और कहीं कहीं बिना पूछे फेंक दिया जा रहा है, दरअसल वो बायो सॉइल के नाम पर बीमारी और मिट्टी को बर्बाद करने वाला प्लास्टिक और दूसरे तरह के कचरे का टुकड़ा है। इस बायो सॉइल नाम के कचरे में प्लास्टिक से लेकर डायपर तक है, जो मिट्टी में सैकड़ों सालों तक बना रहेगा। पूरे कचरे में अलग अलग तरह के प्लास्टिक के टुकड़े से लेकर सिरिंज की सुई तक फैली हुई दिख जाएगी। ये सुई जो आप देख रहे हैं, अगर किसी को चुभ जाए तो वो HIV जैसी बीमारी का शिकार हो सकता है, और उम्मीद है कि ये बात सरकार और प्रशासन अच्छे से जानती होगी। ये अलग बात है कि वो नहीं मानेगी। ये गड्ढा करीब 50 से 60 फीट गहरा है और इसमें वही कूड़ा भरा जा रहा है जिसे कहीं नहीं भरना चाहिए। प्रयागराज के बसवार गांव में हरी भरी के नाम से नगर निगम प्लांट चलाया जाता है, जिससे ये पूरी तरह से आबादी क्षेत्र में आता है नगर निगम प्लांट, जिससे बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को दिक्कत होती है। सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए। जब हमने प्रोसेसिंग यूनिट से निकले हुए कचरे को ठीक से देखा तो बात समझ में आ गई थी कि कचरे की प्रोसेसिंग ठीक से नहीं की जा रही है। हालांकि मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जो बायोसॉइल बसवार के गाँव में फेंका गया है उसे देखकर ये बताना कोई मुश्किल काम नहीं है कि कचरे की प्रोसेसिंग ठीक से नहीं की जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको 2 बात बताना चाहूँगा। पहला, बसवार प्रयागराज के दूसरे छोर पर बसा एक गांव है और इस कचरे की प्रोसेसिंग प्लांट के कारण यहाँ के लोगों का जीवन नर्क बनता जा रहा है। गांव के लोगों में चमड़े का रोग, सांस की तकलीफ और दूसरी तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, और दुर्गंध की तो पूछिए मत। अगर हवा का रुख गांव की तरफ हो तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। खेतों में मिट्टी की हालत आप खुद देख लीजिए। यहाँ के लोग इस प्रोसेसिंग प्लांट से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और दूसरी बात, इस प्रोसेसिंग साइट की गुंडागर्दी से जुड़ी हुई है। ये कचरा प्रोसेसिंग साइट हरी भरी नाम की एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, और जब मैं इस कचरा प्रोसेसिंग साइट पर शूट कर चुका था तब प्रोसेसिंग साइट के 3-4 कर्मचारियों ने मुझे ज़बरदस्ती अपने ऑफिस में बिठा के मेरे 3 इम्पॉर्टेंट वीडियो को धमकाते हुए डिलीट करवा दिया था। उनके हिसाब से मुझे सरकार की चाटुकारिता करते हुए सरकार के पक्ष में वीडियो बनाना चाहिए था। आखिर वीडियो क्यों डिलीट करवाई गई? क्या इसलिए कि कहीं इससे सरकार या हरी भरी कंपनी की पोल ना खुल जाए? अगर सब कुछ ठीक ठाक था, फिर गुंडों की तरह धमकाते हुए वीडियो क्यों डिलीट करवानी पड़ी? ये सवाल मैं प्रयागराज के लोगों और प्रशासन पर छोड़ता हूं कि वो इस बात को कैसे लेते हैं। अब कुछ सवाल उठता है। पहला, आखिर इस तरह के कचरे के ढेर को बसवार में क्यों रखा गया? क्यों नहीं इसे एक ऐसी जगह रखा गया जहां आबादी नहीं है? दूसरा, क्यों बसवार के खेतों में इस तरह के बायोसॉइल को फेंक कर उसे प्रदूषित किया जा रहा है? तीसरा, क्या प्रयागराज प्रशासन या योगी आदित्यनाथ की सरकार बसवार के गांव में रह रहे लोगों को हो रहे तकलीफ और नुकसान की भरपाई करेगी? अब सवाल उठता है कि आखिर ये कचरा जो महाकुंभ में जो इतना सारा कचरा जो जनरेट हुआ वो गया कहाँ? उस कचरे का निपटारा सरकार या तो साइंटिफिक तरीके से, बहुत वैज्ञानिक तरीके से कर रही होगी, जिसमें कि कचरे को अलग अलग तरह के कचरे को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके ख़त्म किया जा रहा होगा, या नहीं कर रही होगी। मैं मान के चलता हूँ कि सरकार का जो दावा है वो सही है और उस कचरे का निपटारा हो रहा है, और उस कचरे का निपटारा बसवार गांव में ही हो रहा है। लेकिन अगर वो निपटारा हो रहा है तो निपटारा होने के बाद जो कचरे को जो पूरी तरह से ट्रीट करने के बाद, कचरे को प्रोसेस करने के बाद वो जो बच रहा है वो कचरा कहाँ है? आखिर जो कंपोस्ट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में है वो कहाँ है? वो किसको मिल रहा है? दूसरी तरफ बात ये रह जाती है कि अगर वो साइंटिफिक तरीके से निपटारा नहीं हो रहा है तो वो कचरा क्या वापस गंगा और यमुना मैया में जा रही है? ये बात रह जाती है।